हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज के प्रयोग के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने 1952 में ई कोलाई जीवाणु में जीवाणुभोजी के संक्रमण के द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। उन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फर S35 और रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस P32 युक्त दो प्रकार के जीवाणुभोजी विकसित किए। तो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने 1952 में एक प्रयोग किया। इन्होंने अपने प्रयोग में बैक्टीरियोफेज T2 फेज के द्वारा ई कोलाई को संक्रमित किया और अपने इस प्रयोग के द्वारा इन्होंने सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इन्होंने दो प्रकार के जीवाणुभोजी लिए। एक प्रकार का जो जीवाणुभोजी था उसमें रेडियोएक्टिव सल्फर 35 उपस्थित था और दूसरे प्रकार के जीवाणुभोजी में रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस 32 उपस्थित था। एक प्रकार का जीवाणुभोजी जिसमें फॉस्फोरस 32 उपस्थित था, इसके कारण इसमें पाया जाने वाला जो डीएनए था वह रेडियोएक्टिव था, क्योंकि डीएनए का मुख्य जो पार्ट होता है वह फॉस्फोरस होता है। इसी तरह से जो जीवाणुभोजी सल्फर 35 वाला जो रेडियोएक्टिव सल्फर जिसमें उपस्थित था, उसमें पाया जाने वाला जो प्रोटीन था, प्रोटीन भी रेडियोएक्टिविटी को शो कर रहा था। तो पहले समझते हैं कि इन्होंने दो प्रकार के जीवाणुभोजी किस तरह से विकसित किए। पहले प्रकार के जीवाणुभोजी में इसमें रेडियोएक्टिव सल्फर S35 उपस्थित था, उसे इन्होंने किस प्रकार बनाया। पहले इन्होंने ई कोलाई जीवाणु को लिया, ई कोलाई जीवाणु, और ई कोलाई जीवाणु को इस प्रकार के माध्यम में संवर्धित किया जिसमें सल्फर का जो स्रोत था केवल रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर था। S35 युक्त सल्फर ही केवल इस माध्यम उपस्थित था, क्योंकि जब ई कोलाई रिप्रोडक्शन करेगा तो ये आसपास उपस्थित न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करेगा और तब जाके उसका उपयोग करते हुए नए नए जो सेल्स बनेंगे उसमें उन न्यूट्रिएंट्स का यूज करेगा। तो इस तरह से जो नया ई कोलाई बना उसमें सल्फर S35 इसके प्रोटीन में उपस्थित हो गया, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। तो इस तरह से अब इसे एक बैक्टीरियोफेज के द्वारा, एक फ्रेश बैक्टीरियोफेज के द्वारा इसे संक्रमित किया गया और संक्रमित करने के बाद जो इसका आनुवंशिक पदार्थ इस सेल के अंदर चला जाता है और उससे नए नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं। और बैक्टीरियोफेज बनने के बाद अब क्या हो जाता है कि जो जीवाणु की कोशिका होती है वह फट जाती है और नया बैक्टीरियोफेज इससे बाहर आ जाता है। इस प्रकार जो बैक्टीरियोफेज बाहर आया उसका जो प्रोटीन का आवरण था उसमें सल्फर S35 उपस्थित था। तो इस प्रकार से एक बैक्टीरियोफेज इन्होंने इस प्रकार का बनाया जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर इसके प्रोटीन के आवरण में उपस्थित था। इस तरह से इसमें प्रोटीन रेडियोएक्टिविटी को शो कर रहा था। और दूसरे प्रकार का इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज बनाया उसमें रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस 32 उपस्थित था, अर्थात इसमें जो डीएनए उपस्थित था वह रेडियोएक्टिव था। तो जानते हैं किस प्रकार से इन्होंने यह बैक्टीरियोफेज बनाया। इन्होंने एक जीवाणु लिया ई कोलाई और इसे ऐसे माध्यम में संवर्धित किया जिसमें फॉस्फोरस का केवल स्रोत रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस था, अर्थात P32 केवल यहाँ पर उपस्थित था। जब ई कोलाई का रिप्रोडक्शन होगा, नए सेल्स बनेंगे तो आसपास उपस्थित न्यूट्रिएंट्स को ये यूज करेगा। इस तरह से इसके जो नए सेल्स बने उसमें जो फॉस्फोरस उपस्थित था उस डीएनए में और या इसके न्यूक्लियोटाइड्स में केवल रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस अर्थात P32 ही उपस्थित था। अब इसे जब बैक्टीरियोफेज के द्वारा संक्रमित किया गया, संक्रमित करने के बाद जो बैक्टीरियोफेज से नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे उसमें, क्योंकि बैक्टीरियोफेज इसको अटैक करेगा, संक्रमित करेगा और इससे जो नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे उस बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए पाया गया, डीएनए में फॉस्फोरस 32 था। इस तरह से दो प्रकार के जीवाणुभोजी विकसित किए। पहला जो जीवाणुभोजी था उसमें रेडियोएक्टिव सल्फर उपस्थित था जिसकी वजह से इसमें प्रोटीन में रेडियोएक्टिव का गुण शो हो रहा था, और दूसरा रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस युक्त जीवाणुभोजी विकसित किया जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव डीएनए उपस्थित यहाँ पर था। तो इस तरह से इन्होंने दो अलग अलग प्रकार के
जीवाणुभोजी ली। अब जिस जीवाणुभोजी को रेडियोएक्टिव फास्फोरस P32 की उपस्थिति में उत्पन्न किया गया, उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए उपस्थित था, क्योंकि डीएनए में ही फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस प्रोटीन में नहीं पाया जाता। तो इस तरह से जिसमें रेडियोएक्टिव डीएनए था उसमें प्रोटीन सामान्य था। और इसी तरह से दूसरी प्रकार का जीवाणुभोजी जिसे रेडियोएक्टिव सल्फर S35 की उपस्थिति में उत्पन्न किया गया था, उसमें विकिरण सक्रिय या रेडियोएक्टिव प्रोटीन उपस्थित था। चूंकि डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो डीएनए इसमें उपस्थित था वह सामान्य डीएनए था। अब इन्होंने इन दो अलग अलग प्रकार के जीवाणुभोजी के द्वारा ई कोलाई जीवाणु को संक्रमित किया। तो दोनों प्रकार के जो जीवाणुभोजी थे या जो बैक्टीरियोफेज थे, एक रेडियोएक्टिव प्रोटीन युक्त और दूसरा रेडियोएक्टिव डीएनए युक्त, इन दोनों के द्वारा अलग अलग रूप से दो ई कोलाई जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित किया गया। अब पहले केस में जब रेडियोएक्टिव सल्फर अर्थात प्रोटीन जो रेडियोएक्टिव था उसके द्वारा ई कोलाई को संक्रमित किया गया। यहां आप देखेंगे क्योंकि प्रोटीन बाहर उपस्थित होता है, जो ये रेड कलर में दिखाया गया है, ये वाला जो पार्ट है ये प्रोटीन का आवरण है, जो कि पूरा यहाँ पर सल्फर S35 के कारण रेडियो एक्टिविटी को शो करेगा। जब इस प्रकार का जीवाणुभोजी ई कोलाई को संक्रमित करेगा, इसका केवल आनुवंशिक पदार्थ ही ई कोलाई के शरीर में इसकी सेल के अंदर प्रवेश करेगा। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर यह संक्रमण हो गया है, अर्थात ई कोलाई जीवाणु को जीवाणुभोजी के द्वारा यहाँ अटैक किया गया है, उसको संक्रमित किया गया है। संक्रमित करने के बाद फिर क्या होता है, इसका आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु कोशिका के या ई कोलाई के अंदर यहाँ चला गया है और जो प्रोटीन का आवरण होता है वह बाहर रह जाता है, जीवाणु कोशिका से यह चिपका रहता है। उसके बाद अब जीवाणु कोशिका को ब्लेंडर में हिलाया गया और विषाणु का प्रोटीन आवरण जीवाणु की कोशिका से अलग किया जाता है। अब यहाँ दूसरे वाले केस में क्या होता है कि जो प्रोटीन का आवरण है जीवाणु कोशिका के बाहर चिपका रहता है, तो ब्लेंडर की सहायता से इसको हिलाकर जीवाणु कोशिका से प्रोटीन के आवरण को अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रोटीन का आवरण अलग हो गया है और जीवाणु कोशिका अलग हो गई है और उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित है। तो दूसरे केस में क्या हुआ, सेम स्थितियां यहाँ पर भी हुई। जो फास्फोरस P32 अर्थात रेडियोएक्टिव फास्फोरस युक्त जो जीवाणुभोजी है, जिसके अंदर ये रेड कलर में रेडियोएक्टिव फास्फोरस युक्त डीएनए यहाँ पर दिखाया गया है और जबकि इसका प्रोटीन का आवरण सामान्य है, तो इसके द्वारा ई कोलाई को संक्रमित किया गया। पहले वाले केस में इसका आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पर अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है और इसका प्रोटीन आवरण बाहर ही रहता है, क्योंकि केवल जीवाणु कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ ही जा सकता है, प्रोटीन आवरण बाहर ही रहता है। तो दूसरे केस में क्या हो गया, इसका प्रोटीन आवरण जीवाणु कोशिका से चिपका था, जो कि ब्लेंडर की सहायता से इसको हिलाया गया और प्रोटीन आवरण अलग हो गया है और जीवाणु कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ चला गया है। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद अब सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेजी से घुमाया जाएगा। अब तीसरे इस केस में क्या किया जाएगा, दो अलग अलग यहाँ पे केस है। पहले वाले में जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर या रेडियोएक्टिव प्रोटीन उपस्थित था, इस केस में क्या किया गया, अब सेंट्रीफ्यूज मशीन की सहायता से इन दो मिक्सचर को यहाँ पर क्या किया जाएगा, जोर जोर से घुमाया जाएगा, जिसकी वजह से जो भारी चीज होगी वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के तली में बैठ जाएगी। इसको एक चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर दो चीजें हैं, नंबर पहला जीवाणुभोजी का प्रोटीन कोट है और दूसरा जीवाणु कोशिका है। इनको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखकर हिलाया जाएगा और हिलाने पर तली में बैठ जाएगी भारी चीज, क्योंकि जीवाणु कोशिका बड़ी होती है। एक जीवाणु कोशिका को कई जीवाणुभोजी अटैक कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। जीवाणु कोशिका भारी है तो जीवाणु कोशिका इस तरह से तली में बैठ जाएगी और इसके ऊपर हल्की चीज बैठेगी। हल्की चीज का मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन का आवरण है, प्रोटीन का आवरण यहाँ पर ऊपर बैठ जाएगी। और दूसरे वाले इसमें फिर क्या हो जाएगा, इसमें फिर देखा गया कि जो पहले वाले केस में जो रेडियो एक्टिविटी शो हो रही थी ऊपर जो सुपरनेटेंट या ऊपरी जो द्रव है, यहाँ पर ये शो कर रहा था रेडियो एक्टिविटी को, और जो
जो नीचे की तरफ जो जहां पर जीवाणु कोशिका थी वह रेडियो एक्टिविटी को शो नहीं कर रहा था, और जबकि इसके ऊपर वाला जो ये भाग था यहां से रेडियो एक्टिविटी शो हो रही थी। इससे यह साबित हो गया कि क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में हम देख रहे हैं प्रोटीन का जो आवरण था उसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण था, और जबकि जो जीवाणु कोशिका है उसके अंदर केवल यहाँ से आनुवंशिक पदार्थ ही प्रवेश करता है। तो जो जीवाणु कोशिका वाला जो भाग था वह तली में अभी भी सुरक्षित है, और ऊपर की तरफ केवल प्रोटीन का आवरण है जो अब इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि प्रोटीन का आवरण जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता है, इसीलिए प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकता है जो कि रेडियो एक्टिविटी को अभी शो कर रहा है। अब दूसरे वाले केस में क्या हुआ, इसी तरह से हम लोग एक डायग्राम और बनाते हैं। दूसरे इस वाले केस में क्या हुआ, ये सेकंड नंबर वाले में जहां पर रेडियो एक्टिव डीएनए या जो विकिरण सक्रिय फास्फोरस उपस्थित था, इसके द्वारा जब जीवाणु कोशिका को संक्रमित किया गया, संक्रमित करने के बाद इसको हिलाया गया तो जो जीवाणु भोजी अलग हो गई जीवाणु कोशिका से। इस मिक्सचर को भी अब इसमें डाला गया, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाला गया, और सेंट्रीफ्यूज मशीन की सहायता से इसको जोर जोर से घुमाया गया। घुमाने के बाद फिर इधर भी भारी चीज नीचे तली में बैठ जाएगी, तो भारी चीज तली में बैठ जाएगी। तो तली में क्या बैठेगी, जो जीवाणु की कोशिका है वह तली में बैठ गई। जो ये जीवाणु कोशिका है यह यहाँ पर तली में बैठ गया है, और इसके ऊपर यहाँ पर जो हल्की चीज है अर्थात जो प्रोटीन का आवरण है यह है प्रोटीन आवरण, और यहाँ पर जो भारी चीज नीचे है यह है जीवाणु कोशिका। तो जीवाणु कोशिका तली में बैठ गई और जो हल्की चीज है प्रोटीन का आवरण ऊपर आ गया। अब चूंकि शुरुआत में हम देख रहे हैं कि विकिरण कौन दर्शा रहा था, डीएनए में, क्योंकि फास्फोरस P32 उपस्थित था और यही जीवाणु कोशिका के यहाँ पर अंदर प्रवेश किया था। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो जीवाणु कोशिका जो नीचे तली में बैठी है इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, ये रेडियो एक्टिविटी या विकिरण यह दर्शा रहा है। इससे यह साबित हो गया कि जो जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश किया जीवाणु भोजी से वही डीएनए है, इसीलिए यह रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा है। इससे इस प्रयोग के द्वारा साबित हो गया पूर्ण रूप से कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। आइए नोट्स के माध्यम से इसे हम समझते हैं। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित हुए थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन या S35 था, जो इस वाले केस में वे विकिरण सक्रिय नहीं रही, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे जो ये जीवाणु कोशिका है यह विकिरण सक्रिय नहीं था। यहां रेडियो एक्टिविटी केवल द्रव में मिली। जो ऊपर की तरफ ट्यूब में ऊपर की तरफ था यहां पर रेडियो एक्टिव मिली थी क्योंकि इसमें प्रोटीन का आवरण था, और नीचे रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। इससे साबित होता है कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, अर्थात जीवाणु भोजी से जो जीवाणु कोशिका के अंदर गया वह प्रोटीन नहीं था। और दूसरे केस में जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए या P32 वाले जीवाणु भोजी से संक्रमित हुए थे, इसकी बात कर रहे हैं, वे विकिरण सक्रिय बने रहे, रेडियो एक्टिविटी तली में मिली। अर्थात जो दूसरे इस वाले केस में यहां पर तली में क्या मिला था, विकिरण तली में मिला था और ऊपर की तरफ विकिरण नहीं मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि तली में केवल क्या थी, जीवाणु कोशिका, क्योंकि भारी होने की वजह से तली में थी और इसमें विकिरण मिला या इसमें रेडियोएक्टिविटी का गुण शो हुआ। इसका अर्थ है कि डीएनए जो कि रेडियोएक्टिव था वही जीवाणु कोशिका के अंदर पहुंचा, उसी के कारण यहां पर भी रेडियो एक्टिविटी का गुण दिखाएगा या प्रदर्शित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश किया वह डीएनए है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। इस प्रकार इस प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करने वाला पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है।